हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू द फार्माजेंस क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। पार्ट 1 में हमने कवर किया है एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन, और इस पार्ट यानी आपके पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं वेरियस कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जो कि आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है एज पर टू दी न्यू सिलेबस। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, या फिर फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। The term respiration includes a complete process of taking in oxygen and giving out कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेस्पिरेशन जो हमने पहले के जो पार्ट है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1 में देखा था, दी रेस्पिरेशन या कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which the organic compound is oxidized to form a chemical energy। तो ये एक लीगल या फिर हम उसे बोल सकते हैं एक फॉर्मल डेफिनेशन है। पर वो बायोकेमिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करता है, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर जो ऑर्गेनिक फूड है उसको ऑक्सीडाइज कैसे करता है या फिर कौन से तरीके से करता है, तो वो करता है आपके आपके जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से। तो इनहेलेशन मतलब क्या और एक्सहेलेशन मतलब क्या? तो इनहेलेशन मतलब आपका ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करता है या फिर ऑक्सीजन रिच वायु को आपके अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आपके बॉडी से बाहर फेंकता है या फिर बाहर छोड़ता है। तो ब्रीदिंग ये जो प्रोसेस है या फिर जो मैकेनिज्म है आपकी जो रेस्पिरेशन की, वो कौन से स्टेप्स या फिर कौन से एक मीडियम से होकर गुजरती है, जो आके बन के आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पहला प्रोसेस है या फिर जो पहला स्टेप है आपके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, जिसका नाम है ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट सब पॉइंट के ऊपर हम जंप करेंगे, तो जिसका नाम है ब्रीदिंग, जो कि फर्स्ट स्टेप है आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। द ब्रीदिंग का एक सिंपल डेफिनेशन हम देख लेंगे, द प्रोसेस बाय विच एयर कम्स इन एंड गोज आउट ऑफ द लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा या फिर वो ऐसी प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिसमें आप ऑक्सीजन या फिर एयर को अपने लंग्स में भेजते हो, या फिर दी lungs allowed the air to come inside and accommodate itself and expel it या फिर exhale it from the lungs vice versa। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इट इज द प्रोसेस दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मतलब ब्रीदिंग ही एक ऐसी स्टेप है या फिर एक ऐसा वे ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन है जो कि आपकी गैसियस एक्सचेंज, जो कि एक मेजर फंक्शन है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। कौन से दो गैसेस रहते हैं? वो रहते हैं आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इन दोनों गैसेस को चेंज करने का जो रेट है या फिर जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है, उसको वो इंक्रीज करता है या फिर उसको एक इलेवेशन के मोड में रख देता है। यही ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो कि आपकी गैसेस एक्सचेंज को इंक्रीज करता है। तो ब्रीदिंग के अंदर भी बहुत सारे सब स्टेप्स है या फिर सब टाइप है, जिसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, और सेकेंड वाला है आपका
एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मतलब ब्रीदिंग का जो सब प्रोसेस है या फिर जो सब स्टेप है जिसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, तो इंस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन रिच एयर इज एंटर्ड इनटू द लंग्स। मतलब आपके लंग्स या फिर आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर का एंट्री हो जाता है। और एक्सपायरेशन मतलब इसका उल्टा या फिर इसका ऑपोजिट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आपके बॉडी से बाहर बाहर फेंका जाता है या फिर बाहर रखा जाता है वाया नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक नॉर्मल कैरेक्टराइजेशन है या फिर एक नॉर्मल चार्ट है। तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपकी गैसेस एक्सचेंज को भी इलेवेट करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है उसको भी इंक्रीज करती है। और अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा एक ऑप्टिमम लेवल मतलब एक सही लेवल तक रहे तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी बन सकती है। साथ ही साथ आपको एक मेंटल स्ट्रेस या फिर जो मेंटल ब्रेकडाउन है इसका शिकार आप नहीं हो सकते। और साथ ही साथ आपके जो अलाइड ऑर्गन से या फिर जो अलाइड ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका कार्डियक सिस्टम हो गया, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, या फिर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इन सबको हेल्दी रखने का काम ये ब्रीदिंग करता है। तो ब्रीदिंग के कौन से दो सब स्टेप्स है? तो पहला है आपका इंस्पायरेशन और सेकंड है आपका एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन रिच एयर को हम इनहेल करते हैं या फिर अपने लंग्स के अंदर अलाउड करते हैं। और एक्सपायरेशन का मतलब जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है, तो उसी बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम ही उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंस्पायरेशन के बारे में। इंस्पायरेशन ये एक सब स्टेप है या फिर एक सब प्रोसेस है आपके ब्रीदिंग के अंदर। तो इट ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इट इज अ इट इज एन एक्टिव प्रोसेस brought up by ribs, intercostal muscles, sternum, and diaphragm. The intercostal muscles contract, pulling the rib outwards and increase the space in the thoracic cavity. The lowest part of the breastbone, which is also known as sternum, is also raised. The diaphragm contracts and becomes almost flat. Volume of thoracic cavity is further increased. Pressure on the lungs is decreased. The lungs expand. The lungs expand and the atmospheric air rushes into the lungs through the respiratory passage to make the pressure equal. Thus, the air enters the lungs. तो इंस्पायरेशन के बारे में मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है या फिर एक सब स्टेप है आपके ब्रीदिंग में। तो इंस्पायरेशन का एक मोटो या फिर एक जो एम है जो हम बोल सकते हैं, तो वो एम है कि ऑक्सीजन रिच एयर को हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे लंग्स के अंदर ऑक्यूपाई करने की। और वो ऑक्यूपाई कैसे करता है? तो आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर रहता है या फिर जो प्रेशर बना रहता है उसको डिक्रीज करने का काम ये सारे मसल्स, जो कि बहुत सारे मसल्स आपके इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, आपका डायफ्राम हो गया, आपके रिब्स हो गए, और आपके जो स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, तो ये इनका जो एक कोलैबोरेटिव वर्क रहता है या फिर एक इंटीग्रेटेड वर्क रहता है जिसका एक ही एम रहता है या फिर एक ही फंक्शन रहता है, आपके लंग्स के अंदर प्रेशर की कमी करना। और अगर प्रेशर कम हो गया तो साधारण सी बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। तो यही है आपका एक इंस्पायरेशन का प्रोसेस। हमने आपके लिए टाइम स्टैम्प्स रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपना टाइम सेव कर सकते हो।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। उसके बाद हम नेक्स्ट सब प्रोसेस देखेंगे या फिर सब स्टेप देखेंगे ब्रीदिंग के अंदर, जिसका नाम है एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस हम पूरी देख लेंगे। इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। द इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्सेस, pulling the ribs inward. The diaphragm relaxes and become dome shape. Thus, collective contraction of intercostal muscles and diaphragm decreases. The volume of thoracic cavity and the pressure on the lungs increases. The lungs get compressed and the air in the lungs rushes out through the external nares. तो एक्सपायरेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ा, उसके ही ऑपोजिट में एक्सपायरेशन प्रोसेस है। तो जैसे आपके जो इंस्पायरेशन के अंदर या फिर इंस्पायरेशन के दौरान जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, आपका स्टर्नम हो गया, आपके डायफ्राम हो गए और आपके जो रिब्स हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्शन या फिर उनका स्ट्रेचिंग होता है। तो एक्सपायरेशन में इनका रिलैक्सेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब जो ऑर्गन्स या फिर जो पार्ट्स है आपके लंग्स के सराउंडिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंस्पायरेशन में, वो एक्सपायरेशन में रिलैक्स हो जाएंगे। और जो रिलैक्स हो चुके हैं आपके इंस्पायरेशन में, वो एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होता है या फिर इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि जो आपके लंग्स के अंदर जो भी प्रेशर कम हो चुका है, प्रेशर कम होने की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ा है, वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर कम हो गया, तो आपके लंग्स के अंदर जो एयर अकोमोडेट हो चुकी है एटमॉस्फेयर से, वो बाहर चली जाएगी, जिसके वजह से आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। तो आपका जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी खुद कुछ हद तक एक एनर्जी को खर्च करती है, इसीलिए हम उसको एक एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जिसके अंदर आपके बॉडी की कौन सी भी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The alternate inspiration and expiration forms a respiratory cycle. It occurs 16 to 20 in man, and the respiration is under the control of medulla oblongata. तो जैसे मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैंने आपको एक कार्डियक साइकिल की एक सिंपल डेफिनेशन या फिर एक सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट दिया था कि द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर्म्स द हार्ट बीट। सॉरी, मैंने हार्ट बीट मैंने कार्डियक साइकिल के बारे में बताया था, पर ये हार्ट बीट मतलब एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिदमिक रिलैक्सेशन एक हार्ट बीट को क्रिएट करता है, या फिर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है। वैसे ही आपका रेस्पिरेटरी साइकिल एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन से फॉर्म होता है। मतलब आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है? एक इंस्पायरेशन, एक एक्सपायरेशन, एक इंस्पायरेशन, एक एक्सपायरेशन, और वही एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन दोनों मिलके एक रेस्पिरेटरी साइकिल बनती है। और एक मिनट के अंदर एक हेल्दी पर्सन 16 से 20 बार सांस लेके छोड़ता है। मतलब 16 से 20 बार वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन परफॉर्म करता है। और वो जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है या फिर जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, वो आपके ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है या फिर कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, वो करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वही पार्ट है जो कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करता है।
आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का काम, या फिर उसे हम बोल सकते हैं वो आपके ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट से इन्फ्लुएंशियल है, कौन से पार्ट के अंदर से वो इन्फ्लुएंशियल या फिर कौन से पार्ट के अंदर वो कंट्रोल है, तो वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, contraction of diaphragm and intercostal muscles is under the control of medulla oblongata. Breathing is controlled by rhythm center of medulla and pneumotaxic center in pons varolii. Receptor cell in aorta and carotid artery dictates the changes in CO2 and H plus concentration. Increase in their concentration stimulates the pneumotaxis center of pons varolii, which activates the rhythm center by bringing necessary changes in the rate of breathing. मतलब अगर आप मतलब ये रेगुलेशन आपके जो ब्रीदिंग रेगुलेशन कैसे परफॉर्म होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट रहता है। और उस मेडुला ऑब्लोंगेटा को रेगुलेट करने का या फिर जो एक रिसेप्टर्स रहते हैं, मतलब रिसेप्टर एक ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स है या फिर एक ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो कि स्टिमुलस या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कि आपके ब्रेन को बहुत ही बेनिफिशियल है, ताकि आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे और एक सटीक और एक अचूक उसका जो रिजल्ट है या फिर एक एक्शन रिले कर सकता है। तो वो स्टिमुलेटर्स या फिर जो रिसेप्टर्स है वो कौन से है आपके बॉडी के अंदर जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को मोर इफिशिएंटली या फिर मोर एक्यूरेटली काम करने में मदद करता है, वो है आपका कैरोटिड आर्टरी और आपका रिसेप्टर सेल्स इन आपका एओर्टा जो कि आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। और आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कौन सा जो पार्ट है जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये जो आपका कैरोटिड आर्टरी और जो रिसेप्टर सेल इन द एओर्टा है वो कौन से दो टाइप ऑफ कंपाउंड या फिर कौन से दो टाइप ऑफ सेल से सेंसिटिव है, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वो है आपके हाइड्रोजन आयंस। इन दोनों के वजह से अगर इन दोनों की जो लेवल है आपके एयर के अंदर या फिर आपका जो इंस्पायर्ड एयर के अंदर इन दोनों की लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज है, तो आपके ब्रीदिंग रेट के अंदर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक हिल साइड एरिया में रहते हो या फिर आप जब ट्रेकिंग करोगे जब आप एक हाई टॉप एरिया में जाओगे या फिर आप कभी पहाड़ पे जाओगे जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की लेवल कम होती है एक एयर के अंदर और आप कार्बन डाइऑक्साइड एयर को इनहेल करोगे, तो जब इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर या फिर आपका कैरोटिड आर्टरी को ये पता चलेगा कि आपके इनहेल्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वो ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचाएगा या फिर आपको जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ऐसा एक सिग्नल भेजेगा कि आपके ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो जाए और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाए। इसीलिए जब आप ट्रेकिंग करते हो या फिर आप एक ऊंची पहाड़ी पे जाते हो तो आपका जो सांस लेने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में द कीमोसेंसिटिव एरियाज इज सिचुएटेड adjacent to the respiratory rhythm center in medulla oblongata. It is highly sensitive to CO2 and H plus concentration. Increase in these substances can activate this center, which can send signals to make the necessary
adjustment. In addition to these areas, chemoreceptors like carotid arteries and aortic bodies are also present. This receptor dictates the increase in carbon dioxide and decreases the depth and rate of respiration. मतलब जो कि मैंने आपको थोड़े समय पहले ही बता दिया था कि एक एग्जाम्पल के दौरान अगर आप जब ट्रेकिंग पे जाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है या फिर हवा पतली रहती है ऊंचे हिल स्टेशन के एरिया में, तो आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है या फिर आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये सिग्नल देता है कि आप ज्यादा ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करें या फिर आप बहुत गहरी सांसें लें ताकि आप ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर कर सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a device pyrometer which analyzes the assessment in the breathing movement. तो जैसे आपके ब्रीदिंग या फिर आपके हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक डिवाइस रहता है, वैसे ही आपके ब्रीदिंग मूवमेंट को एनालाइज करने का काम या फिर आपके ब्रीदिंग मूवमेंट को डिक्टेट करने का काम पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट करता है, जो कि आपका ब्रीदिंग को एनालाइज करता है। मतलब आप जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हो, कितने अमाउंट ऑफ ले रहे हो, कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, तो उसका एनालाइज करता है और वो एक सटीक और एक अचूक रीडिंग देता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं स्पायरोमीटर का डायग्राम या फिर एक पिक्चर। तो ये एक टिपिकल स्पायरोमीटर है जो कि आपके ब्रीदिंग रेट को या फिर ब्रीदिंग को एनालाइज करता है और एक सटीक और एक अचूक रीडिंग देता है कि आपके ब्रीदिंग में या फिर जो हवा आपने इंस्पायर की है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड के अंदर या फिर इस पार्ट के अंदर, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम सिर्फ इसके डेफिनेशंस देखने वाले हैं, इसके अंदर जो पॉइंट्स कवर किए जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है या फिर जो पहला डेफिनेशन है जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग effortless breathing. In adult, it is an about 500 ml. टाइडल वॉल्यूम मतलब हम एफर्टलेसली, मतलब जब हम एक अनकॉन्शियसली सांस लेते हैं, मतलब हवा हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, जब हमें पता भी नहीं रहता कि हम सांस ले रहे हैं, उसी वॉल्यूम को, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और वो ऑन एन एवरेज कितना है, वो है 500 ml। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन is called as inspiratory reserve volume. It is about 2500 to 3000 ml। मतलब हम जब हम सुबह सुबह योगा करते हैं या फिर जब हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम के दौरान जब हम जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, तो उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं। और वो कितने वॉल्यूम है या फिर उसका अमाउंट कितना है, वो है आपका 2500 टू 3000 मिलीलीटर्स। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड डेफिनेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज नोन एज
expiratory reserve volume. It is about 1000 ml. मतलब जब हम सुबह सुबह जो मेडिटेशन या फिर जब योगा करते हैं तो प्राणायाम के दौरान जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और वो कितने अमाउंट की है, वो है आपके 1000 मिलीलीटर्स की। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जो आपका फोर्थ डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RVB बोल सकते हैं। दी वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट बिहाइंड इन द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी passage after force expiration is called as residual volume. It is about 1000 milliliters. मतलब सांस बाहर छोड़ने के बाद भी जो अमाउंट या फिर जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर कभी भी प्रेजेंट रहती है तो उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं और वो कितने रहती है 1000 मिलीलीटर। और जो सबसे लास्ट वाला डेफिनेशन है जिसका नाम है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VCB बोल सकते हैं। It is the volume of air expired during after maximum inspiration. It includes expiratory reserve volume, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ERV भी बोल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम PV और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। मतलब वाइटल कैपेसिटी मतलब हम कितने अमाउंट ऑफ एयर या फिर कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर समा सकते हैं, तो उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में VCB बोल सकते हैं। और ये हर इंसान के साथ या फिर हर इंसान के रिलेटेड में डिफरेंट रहता है। तो कोई इंसान की वाइटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, कोई इंसान की वाइटल कैपेसिटी बहुत कम रहती है। उसके बाद हम देखेंगे थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। उसके ऊपर मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल्स पोस्ट किए हुए, जिससे आप एक ही बार में पढ़े हुए फार्मास्यूटिक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।